हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज बहुत तेज बारिश हो रही है और हम जो टॉपिक आज करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ फोर्स। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स। अब आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा भी होगा और आप इन जनरल नॉलेज से आप ये कह भी सकते हैं कि दो बॉडीज के बीच में अगर ग्रेविटेशनल पुल हो तो वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, राइट। जैसे अर्थ मून को ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसी वजह से मून अर्थ के चारों तरफ एक ही ऑर्बिट पे रोटेट करता है। सिमिलरली अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल है, सन अर्थ को खींचता है अपनी तरफ, अर्थ सन को खींचता है अपनी तरफ। एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। सिमिलरली अर्थ हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो भी बॉडी अर्थ पर है, जैसे मैं हूं, आप हैं, ये बोर्ड है, ये पेन है, ये टेबल है, टीवी है, हर बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ। कैसे? अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये अर्थ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का। अर्थ का एक फिक्स ग्रेविटेशनल, हर बॉडी का एक फिक्स ग्रेविटेशनल पुल होता है, भले वो अर्थ हो, सन हो, जुपिटर हो, मार्स हो, मून हो, किसी भी बॉडी का सबका एक ग्रेविटेशनल पुल है, एक फिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। आपने पढ़ा होगा बचपन में। इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ा ही बचपन में पढ़ा होगा बचपन में मतलब क्लास 8 में, 9th में। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही एक्सीलरेशन भी होता है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है? अगर एक कार मूव कर रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, 60 बोल रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस एक्सीलरेशन से आगे मूव कर रही है, तो ये एक्सीलरेशन इज नॉट ड्यू टू ग्रेविटी। दिस एक्सीलरेशन इज ड्यू टू इट्स मूवमेंट। उसके इंजन की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से वो एक फोर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, जिसको हम एक्सीलरेशन ए बोलते हैं, स्मॉल ए, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रहा है। अगर ये वर्टिकली नीचे गिरता तो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता। ग्रेविटी हॉरिजॉन्टली नहीं लगती, ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ लगती है। ठीक है, अब कोई भी बॉडी अगर गिर रही है तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी लग रहा है, स्मॉल जी। स्मॉल जी लगने का मतलब क्या हुआ? मेरा कुछ मास है, अगर मैं नीचे गिर रहा हूं, सपोज मेरा मास 8 किलोग्राम, अगर मैं नीचे गिर रहा हूं, अब आप बोलेंगे 8 किलोग्राम कैसे हो सकता है? राइट, दिस इज द मास, दिस इज नॉट द वेट। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? फोर्स इंटू जी, सॉरी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। वेट इज अगेन अ फोर्स विच इज इक्वल टू मास इंटू जी। मास मेरा 8 है और जी मेरा क्या है? अर्थ का जी 9.8, इसको हम 10 ले लेते हैं अभी। तो मेरा जो वेट हुआ वो 80 kg हुआ, राइट। तो हर बॉडी का एक वेट होता है। व्हाट इज वेट? वेट इज अ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, राइट। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सपोज एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर मान लीजिए या एक स्टोन मान लीजिए। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है एग्जैक्टली? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं आगे समझाता हूं आपको क्या होता है। मैं अभी मेन मुद्दे पे थोड़ी देर में आऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊं कि स्टोन में कैसे वेट्स लगते हैं। अब द स्टोन इज कंप्राइज्ड ऑफ
स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे मिलके ये स्टोन बना है। सपोज ये एक पार्टिकल है, 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 ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अभी तो मैं इतने सारे नहीं बना पाऊंगा, बट मैंने समझाने के लिए थोड़े 10-15-20 पार्टिकल्स बना दिए, राइट। तो ये पार्टिकल्स हैं, सबका कुछ ना कुछ वेट होगा। सपोज इसका W1, इसका W2, इसका W3, इसका W4, W5, W6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये हर पार्टिकल के वेट्स, ठीक है। अब आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम जो हमने फोर्स पार्ट 1 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैंने एग्जांपल देके भी आपको समझाया था। कि कोई भी चीज में अगर एक फोर्स यहां लग रहा है और एक फोर्स यहां लग रहा है और ये बीच से फिक्स्ड है, पाइवेटेड है, ठीक है, और ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 0। यानी ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। घूम ये दोनों ही केस में एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको स्क्रू वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जब मैं जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ स्क्रू को तो पॉजिटिव होता है, राइट। ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये फोर्स 10 न्यूटन है और ये फोर्स 10 न्यूटन है, ये डिस्टेंस यहां से यहां 10 मीटर है पाइवट से, और ये डिस्टेंस यहां से यहां 10 मीटर है, तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी 0। इसका मतलब टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हुआ? टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ 10 × 10 100 प्लस 10 × 10, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में रहेगा। चलिए अब अगर मैं इसको मानता हूं, सपोज ये नीचे है, 10 की जगह मैं इसको 5 न्यूटन मान लेता हूं। जब नीचे है तो इसकी डायरेक्शन अब चेंज हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, यानी माइनस हो गई। तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 इज इक्वल टू, अच्छा ये बैलेंस्ड है, सॉरी, इसको 10 ही मानूंगा मैं। 100 इज इक्वल टू 100, 10 × 10, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो ये जिस भी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होती है उस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर, लेकिन मैंने कहा ये बैलेंस है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मोमेंट ऑफ फोर्स 1 माइनस मोमेंट ऑफ फोर्स 2 इज इक्वल टू 0, या मोमेंट ऑफ फोर्स 1 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स 2। दोनों तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो वेट है ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है G। क्या होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? मैं अभी समझाता हूं। सेंटर ऑफ स्टोन समझ लीजिए अभी फिलहाल के, ये जो वेट है ये इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, और ये W4 जो वेट है वो इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा। W2 इसको फिर से इधर घुमाने की कोशिश करेगा, W3 इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, W7 में इसको इधर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, W5 इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा।
तो जितने भी वेट्स हैं ओवरऑल, चाहे वो उसको क्लॉकवाइज ले जाए, एंटी क्लॉकवाइज ले जाए या उसको क्लॉकवाइज ले जाए, वो सब मिल के वुड बी व्हाट, द क्लॉकवाइज वेट मूवमेंट ऑफ वेट विल बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ वेट। और वो किसके अक्रॉस होगा? वो जी के अक्रॉस। तो इसको हम लिख सकते हैं इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, a body of weight W can be considered as a point particle of weight W at its center of gravity. Yani, the center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moment of weights of all particles constituting the body is zero. ठीक है? यानी center of gravity वो point है about which the algebraic sum of all moment of weight, ऑल मूवमेंट ऑफ वेट मतलब हर पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ वेट का जो सम होगा वो वुड बी इक्वल टू जीरो। यानी अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लूं तो W1 प्लस W2 प्लस W5 प्लस W6, ठीक है, सारे लिख लिए मैंने, जो इसको प्लस साइन की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, माइनस W3 माइनस W4 माइनस W7 माइनस W12 माइनस W13 ब्ला 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 विल बी इक्वल टू जीरो। यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस यानी एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू, इन सबको मैं उधर ले जाऊं, विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज तो मूवमेंट ऑफ वेट ऑफ all the summation of moment of weight of all the particles will be equal to zero. Summation of moment of weight of all the particles will be equal to zero. ठीक है? About which point? About the center of gravity. समझ में आया? I hope आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि इसको मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अब मैं आपको समझाता हूं वो लॉजिक जो बहुत ही सिंपल लगता है आपको, लेकिन सिंपल है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का या डिफरेंट शेप साइजेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल रॉड। सिंपल रॉड लिया मैंने, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी बताइए? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बीच में, राइट? सिंपल। सेकंड मैं लेता हूं एक सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ? सर्कुलर डिस्क याद है आपको, बचपन में हम खेलते थे डिस्क, फ्लाइंग डिस्क, तो उस टाइप का सर्कुलर डिस्क। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी बताइए? इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी सेंटर में, ज्योमेट्रिक सेंटर। तीसरा मैं लेता हूं एक सॉलिड या हॉलो स्फीयर, या तो सॉलिड मतलब बॉल, एक बॉल, बड़ी सी बॉल जो या तो सॉलिड है या हॉलो है, दोनों ही केस में सेम होती है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बीच में। ये बॉल है, बॉल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी यहां बीच में, जो डॉट है। ठीक है, अगर ये हॉलो है तब भी बीच में होगी, अगर ये सॉलिड है तब भी बीच में होगी। तो हॉलो का क्या मतलब हुआ? हॉलो का मतलब हुआ कि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट ऑन द बॉडी इटसेल्फ, बॉडी में नहीं है, बॉडी के बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर हॉलो बॉल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में खाली जगह पे होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बीच में होगी, जो कि बॉल पे नहीं है।
बीच में एयर है तो एयर के बीच में होगी, राइट। लेकिन अगर ये सॉलिड है तो वो बीच में, तब भी वो बीच में ही होगी। फोर्थ, सॉलिड और हॉलो सिलेंडर। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, उसके बीच में होगी। अगर ये हॉलो है तब भी ये बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिलेंडर का मतलब आप समझ गए, सिलेंडर क्या होगा, ये एक सिलेंडर है, लेट्स से ये एक सिलेंडर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, बीच में, पानी के बीच में, ठीक है। अब अगर ये हॉलो है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नॉट लाई ऑन द बॉडी पे लाई नहीं करेगी, जबकि हवा में लाई करेगी, पानी में लाई करेगी, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, अदरवाइज हवा होती, पानी में लाई करेगी एट द सेंटर ऑफ द बॉटल। अगर ये सॉलिड होता, पूरा मेटल का बना होता, तब भी ये बीच में लाई करती, तो दोनों ही केस में ये बीच में लाई करेगी। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कोन। कोन थोड़ा सा डिफरेंट है। फिफ्थ, कोन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं समझाता हूं आपको। ये है सॉलिड कोन, और ये है हॉलो कोन। क्या फर्क होता है दोनों में? इसमें तो पूरा सॉलिड भरा हुआ है, अंदर खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, और ये अंदर से इसमें एयर है, ये खाली है अंदर से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ मटेरियल और ये हुआ एयर, ठीक है। अब इसका जो हाइट होगी, हाइट क्या होती है कोन की, ये हाइट है, इसकी हाइट क्या हुई, यहां से यहां तक ये हाइट है, इसको मैं h मान लेता हूं इस हाइट को, दोनों ही हाइट h है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो जो जो हॉलो कोन है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट h/3, यानी दिस h/3 मतलब यहां पर, सॉरी h/3 मतलब यहां पर, ठीक है। दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जो सॉलिड कोन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी h/4, यानी h/4, ये लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। Center of gravity of solid cone will be at h/4, whereas center of gravity of hollow cone will be at h/3. एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये बोर्ड्स का एग्जाम है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी केस इज डिफरेंट इन स्फेयर, सिलेंडर और कोन। तो आप लिखोगे इन स्फेयर एंड सिलेंडर the center of gravity remains at the middle point, at the geographical center, whereas in case of a cone, if it is a solid cone, then the center of gravity will lie at h/4, whereas if it is a hollow cone, the center of gravity will lie at h/3. Whereas in case of a cylinder, in case of a sphere, whether it is solid or it is hollow, the center will lie at the same place. ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइंगुलर लैमिना। ये जब हम पढ़ते थे ना तो ये हमारे बुक में था नहीं, ये नया ही कुछ कॉन्सेप्ट आया, लैमिना। ट्राइंगुलर लैमिना का मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो ट्राइंगुलर शेप में है, लेकिन ये स्केलीन है। स्केलीन क्या होता है?
स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन का मतलब जिसके तीनों साइड की लेंथ अलग है। अगर ये A है, ये B है, ये C है, तीनों अलग अलग है। मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगी, ये 3.5 या 4 सेंटीमीटर होगी। तीनों के साइड्स अलग हैं तो तीनों के एंगल भी अलग होंगे डेफिनेटली। ठीक है। स्केलिंग ट्राइंगल मतलब द ट्राइंगल which has two main characters. First character, all the 3 sides would be of different length, and the second character will be all the 3 angles would be different, क्योंकि length different है। तो लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो मीडियन जहां इंटरसेक्ट करेगी। मीडियन क्या होती है? वो लाइन है जो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। दोबारा गड़बड़ हो गई। पहला मीडियन हुआ ये, दूसरा मीडियन हुआ ये, और तीसरा मीडियन हुआ ये। जहां बाइसेक्ट कर रही है वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी? बाइसेक्टर ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियंस मतलब जो साइड, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। बी से जो मीडियन खींचेगा वो यहां खींचेगा जो इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। सी का जो मीडियन खींचेगा वो यहाँ खींचेगा जो इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। और ए से जो मीडियन आएगा वो यहाँ होगा, वो इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। तीनों बाइसेक्टर की जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एंड लास्ट जो है वो हमारे सारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एक्सेट्रा, इसमें क्या होगा? ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है। इसमें जो भी मेरा डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। क्या होगा? डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में, अभी पार्ट 2 हम यही खत्म करते हैं। थोड़ा इसको समझने के लिए टाइम चाहिए होगा आप लोगों को, ऐसा आई होप। पार्ट 3 में हम करेंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रोटेशनल बॉडी पे लगता है। क्या होता है एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैसे दोनों डिफरेंट होता है, कैसे वो बॉडीज पे लगते हैं, किस किस टाइप की बॉडीज पे वो अप्लाई होते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।